नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट के साथ। मिशन 2019 के महामुकाबले में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर मारकर विपक्ष को चित करने की कोशिश की। 2019 और 20 के अंतरिम बजट में किसको क्या मिला, आइए देखते हैं। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने महामुकाबला 2019 की पारी की शुरुआत की। अब अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर विपक्ष के पेशानी पर बल ला दिया है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। अब एक एक कर समझिए कि मोदी सरकार की 2019 मैच के आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर जनता को जीतने की कोशिश कितनी कारगर है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा तबके के लिए 5 लाख रुपए तक सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया है। 5 लाख से ऊपर के आय वाले 1.5 लाख रुपए तक छूट वाली योजनाओं में निवेश के जरिए छूट पा सकते हैं, यानी 6.5 लाख सालाना कमाने वाले टैक्स दायरे से बाहर होंगे। साथ ही मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए की गई है। नया घर बनवाने वालों को भी टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए होम लोन के ब्याज पर छूट की घोषणा हुई है और बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई है। देश में करीब 50% असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। 15,000 रुपए कमाने वाले 18 साल से 29 साल के कामगारों को 55 रुपए हर महीने देने पर 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए पेंशन का प्रस्ताव है। वहीं 29 साल से ऊपर के कामगारों के लिए 100 रुपए जमा कराने होंगे। जिन श्रमिकों की आय 21,000 रुपए महीने है, उनके लिए 7,000 रुपए सालाना बोनस का ऐलान किया गया है। साथ ही काम के दौरान मौत होने पर परिवार वालों को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपए नकद का प्रस्ताव है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान लाभ उठाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1330 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से एक निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की सरकार खरीद करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपए का प्रावधान की घोषणा है, जिसमें 6400 करोड़ रुपए केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज के खर्च का प्रावधान है। इस योजना का करीब 10 करोड़ परिवार लाभ उठाएंगे। केंद्र सरकार ने महामुकाबला 2019 से पहले आखिरी ओवर में छक्के के जरिए आम जनता को खुश करने की कोशिश की है। अब देखना है कि जनता और छक्के चाहती है या इन्हीं छक्कों से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो केंद्रीय बजट की हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी तारीफ की है। सभी ने इस बजट को विकास का बजट बताया। आयकर की जो सीमा है उसको भी बढ़ा करके जो 5 लाख रुपया कर दी गई है, 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। इसके सबके लिए जो जनहितकारी बजट है, वास्तव में अभूतपूर्व एक बजट प्रस्तुत किया गया है। देश का एक इतिहास बना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, फाइनेंस मिनिस्टर का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट। जिस प्रकार से एक के बाद एक कल्याणकारी योजना है, इस प्रकार से सरकार का विजन परिलक्षित हुआ। मुझे लगता है कि भविष्य का रास्ता इस बजट में से दिखाई दे रहा है कि देश किस तरफ जाने वाला है। तो हर सेक्टर को एक तरह से अच्छा फील गुड कराने वाला बजट है। बजट में पीयूष गोयल जी ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सारे प्रदेशों में जो एम्स बना रहे हैं, 21 बन चुके हैं या बन रहे हैं। 22वां जो एम्स है वो हरियाणा को आज उन्होंने दिया है अपनी बजट स्पीच में।
उन्होंने उसका मेंशन किया है और मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की जनता की तरफ से मैं पीयूष गोयल जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें एम्स दिया है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है, क्योंकि पीजीआई में बहुत ज़्यादा रस है और उसकी बजाय अगर हमें बीच में कोई इस प्रकार का एक संस्थान मिलता है तो आने वाले टाइम में उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो बहुत अच्छा है ये, हम शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के इसके लिए। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने इनेलो की हार को साजिश करार दिया है। अभय का कहना है कि उनके वोटों के साथ जोड़तोड़ हुई है और वो चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत करेंगे। जींद के जनादेश में इनेलो का प्रदर्शन काफी खराब रहा। उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार उमेद सिंह रेणु की जमानत जब्त हो गई। जींद में हुई करारी हार को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला पत्रकारों से रूबरू हुए और आरोप लगाया कि चुनाव में उनकी वोटों के साथ धोखाधड़ी की गई। और फिर चंडीगढ़ में 6 तारीख को बकायदा उन मतदाताओं को साथ लेकर के और प्रेस के रूबरू होंगे, बताएंगे कि किस तरह से सरकार ने, दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको मैनिपुलेट करने का काम किया। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि वो वोटर्स का शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपेंगे और मामले की जांच की मांग करेंगे। इनके मैनिपुलेशन की पोल खोलेंगे, वहीं हम शपथ पत्र उनसे लेकर के इलेक्शन कमीशन को देंगे कि भी हमारा जो वोट है उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको कैसे हमारे कैंडिडेट के पक्ष में जाने के बजाय दूसरे के पक्ष में गया है, उस चीज के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए। अभय चौटाला का यह आरोप है कि चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त भी की गई। जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वहां पे, जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित किया, 5,000 से लेकर के 8-10 हजार तक रुपया दिया गया, उसका भी इलेक्शन कमीशन को लिख के देंगे कि भी आप इसकी भी अपने लेवल पे इंक्वायरी कराओ। अगर कोई ऐसी बात हुई है जो लोगों से सुनने में आ रही है तो फिर ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर बैन करना चाहिए जो मतदाता को पैसे से प्रभावित करते हैं। काबिले गौर है कि जींद के उपचुनाव में बीजेपी को जीत नसीब हुई। इस चुनाव में बीजेपी को कुल 50,566 वोट मिले, जेजेपी को 37,331, कांग्रेस को 22,740, एलएसपी को 13,582 और इनेलो को 3,454 वोट मिले। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झज्जर के कुलताना गांव का रहने वाला है। इसमें मुख्य आरोपी बच्ची पहले से ही आरोपी को जानती थी। आरोपी के साथ टॉफी लेने गई थी ये बच्ची। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रोहतक से बता रहे हैं। 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झज्जर के कुलताना गांव का रहने वाला है मुख्य आरोपी। बच्ची पहले से ही आरोपी को जानती थी। आरोपी के साथ बच्ची टॉफी लेने गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कहा यह जा रहा है कि आरोपी पहले से ही बच्ची को जानती थी। सबसे पहला सवाल कि बच्ची की हालत कैसी है और दूसरा ये कि बच्ची का जो आरोपी है उसका इस परिवार के साथ क्या संबंध है? देखिए, बच्ची का परिवार प्रवासी मजदूर है और रेलवे स्टेशन के आसपास कचरा बीनने का काम करता है। और जो बच्ची है इसका सिंगल पेरेंट है, इसकी माँ नहीं है, पिता ही इसका पालन पोषण करते थे। और वो वीरवार को किसी काम के लिए रोहतक शहर के अंदर ही गए हुए थे। लेकिन जो मुख्य आरोपी है धर्मवीर, ये रोहतक झज्जर के कुलताना गांव का रहने वाला है। ये बच्ची के पिता को जानता था, तो इसलिए बच्ची भी इसको जानती थी। तो ये बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने लेके गया था और इससे पहले भी ये बच्ची को कई बार टॉफी दिलाने के लिए अपने साथ लेके गया था। और
वीरवार को जब ये बच्ची को लेके गया तो 3 अन्य आरोपी जो इस मुख्य आरोपी के दोस्त थे वो कहीं पर बैठ के शराब पी रहे थे। पंप हाउस है रेलवे स्टेशन के पास, वहां पे इस बच्ची को के साथ चारों ने दुष्कर्म किया, इस तरह का अभी आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को कल हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया था और उससे पूछताछ करने के बाद देर रात 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बच्ची का इलाज चल रहा है, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन बच्ची अभी भी ट्रॉमा में है। डॉक्टरों की टीम और जो काउंसलर हैं उनकी टीम लगातार बच्ची पर निगरानी रखे हुए। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको मौत का ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। फतेहाबाद में सड़क हादसे की वो खौफनाक तस्वीरें जहां एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये खौफनाक तस्वीरें फतेहाबाद के गांव ढींगसरा की, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बेलगाम कार चालक स्कूटी सवार को सामने से टक्कर मारता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। फिर कार अनियंत्रित होकर टकरा जाती है। इस भयानक हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी के परखच्चे हो गए। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। फतेहाबाद शहर की तरफ से एक स्कूटी आ रही थी और इधर से भट्टू रोड की साइड से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी वाले ने रॉन्ग साइड जाके स्कूटी के अंदर परखचे उड़ा दिए। आप सीसीटीवी की क्लिप देखो, एक बात इतनी क्रूरता से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है कि आप सोच ही नहीं सकते। रोड सेफ्टी के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। यह हादसा आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज के सामने हुआ और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे की तस्वीरें कॉलेज के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो बहादुरगढ़ में 3 डॉक्टर्स को उनकी लापरवाही की सजा मिली है। कोर्ट ने तीनों दोषी डॉक्टर्स को 2-2 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, जिसके चलते एक शख्स की जान चली गई थी। देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। बहादुरगढ़ कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 डॉक्टर्स को उनकी लापरवाही की सजा दी और 2 साल की सजा सुनाई। दीपक कुमार, रितेश कुमार राव और मनीष पाल को जीवन ज्योति हॉस्पिटल बहादुरगढ़ के तीनों डॉक्टर्स थे। इनको सजा हुई है स्टेट वर्सेस दीपक केस के अंदर। इसके अंदर एक मालेराम आदमी है, उसका बेटा था राहुल। वो रेलवे एक्सीडेंट में, रेलवे ट्रैक के साथ जाते हुए एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ था और उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया था जीवन ज्योति हॉस्पिटल बहादुरगढ़ के अंदर। वहां पे ये तीनों डॉक्टर दीपक शर्मा, रितेश कुमार राव और मनीष पाल, ये डॉक्टर ड्यूटी पे थे। इन्होंने इलाज के दौरान कोताही बरती, लापरवाही बरती और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मामला 21 जनवरी 2011 का है, जब ट्रेन की चपेट में आने से राहुल नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए बहादुरगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वक्त पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। राहुल एक्सपायर होने के बाद FIR लॉन्च करवाने के लिए 6 मंथ तक शीला देवी को डोर टू डोर एप्लीकेशन विभिन्न अधिकारियों को देनी पड़ी। 21/1/2011 को FIR लॉन्च होने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई और इस रिपोर्ट में माना कि इन तीनों डॉक्टरों को अगर समय पे न्यूरोसर्जन की ओपिनियन ली होती और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया होता तो राहुल एक्सपायर ना होता। युवक की मौत के बाद डॉक्टर्स पर FIR दर्ज करने के लिए भी परिजनों को 6 महीने तक दर भटकना पड़ा, जिसके बाद FIR दर्ज की गई और अब करीब 8 साल बाद न्याय मिला है।
बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। बहादुरगढ़ में घर में घुसकर 8 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स बच्ची को घर से उठाकर पार्क तक ले गया, लेकिन जब मासूम को वो अपने साथ नहीं ले जा सका तो उसने बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसे पार्क में ही छोड़ दिया। गाड़ी के पास ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि यहाँ पर एक मासूम के अपहरण की कोशिश की। अज्ञात शख्स मासूम को घर से उठाकर पार्क तक ले गया, लेकिन जब वो बच्ची को आगे नहीं ले जा पाया तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे पार्क में ही छोड़कर फरार हो गया। मेरी लड़की थी, मैं यहाँ पे आशीर्वाद पे आया हुआ था बहादुरगढ़ में, और लड़की को घर से उठा के और पार्क में ले जाया गया और वहाँ पे उसके जाके पैर बांधे गए। 10 साल की लड़की है मेरी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आरोपी इसी गाड़ी में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो बच्ची और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। मासूम जैसे तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। किडनैपिंग की कोशिश की गई है और बाद में लड़की को छोड़ के और वो गाड़ी छोड़ के भाग गई। वहाँ मौके पे जाके देखा हमने तो लड़की ने जैसा बताया, बयान दिया, उसके अनुसार हमने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया। जांच अभी जारी है। सूबे में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस वारदात ने इसे और पुख्ता कर दिया है। लेकिन मासूम की किस्मत अच्छी थी कि आरोपी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। भिवानी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ड्रामा अभी भी जारी है। कुछ रोज पहले कार्यक्रम में ना पहुंचने से नाराज आयोजक भूख हड़ताल पर हैं और केजरीवाल के ना आने तक अन्न ना खाने की बात कही जा रही है। रोता बिलखता, चीखता चिल्लाता और आप बीती बयां करता, ये है दयानंद गर्ग। तस्वीरें 30 जनवरी की है। एक दाना नहीं लूंगा। जब केजरीवाल को मुख्य अतिथि के तौर पर अभिभावक सम्मेलन में पहुंचना था, लेकिन केजरीवाल वादा कर मुकर गए। हवाला दिया सम्मेलन में कम भीड़ होने का। बस उसी दिन दयानंद गर्ग ने ऐलान किया भूख हड़ताल का। कर रखे था, सारे काम कर रखे थे मैंने, और अब 1 मिनट में उन्होंने अचानक कह दिया कि हम नहीं आ रहे। हमने कारण पूछा क्या कारण है, वो कह रहे आपकी कुर्सियां खाली हैं इसलिए वो नहीं आ रहे। मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ नहीं आएंगे मैं उठूंगा नहीं। पानी के अलावा उनका एक दाना नहीं लूंगा। जो कह दिया वो कह दिया। 3 दिन से धरने पर बैठे दयानंद गर्ग अभी भी डटे हुए और केजरीवाल के यहाँ न आने तक भूख हड़ताल को जारी रखने की बात कहते हैं। कुछ गलत जानकारियां उनको उपलब्ध करवाई गई यहाँ से, उसकी वजह से वो बीच रास्ते से यहाँ से चले गए और उसकी वजह से हमारे मान सम्मान को और हमारे स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और हमारा यही फैसला है हमारे संगठन का। हमारा पूरे हरियाणा में संगठन है, 17 जिलों में हजारों लोग उससे जुड़े हुए हैं। सबका यही मत है कि अब अरविंद केजरीवाल जी यहीं आएंगे तभी हम अपना वापस लेंगे साथ। दरअसल मसला मान सम्मान का है। दयानंद इतने आहत हुए कि बैठ गए भूख हड़ताल पर। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल को बुलाने के लिए शुरू की गई ये भूख हड़ताल कब और कैसे खत्म होगी। भिवानी से जगबीर घनघट, न्यूज़ 18 हरियाणा।